DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके 100 MCQs जिनका सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन ऐसी होगी कि अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए या कॉन्सेप्ट चेंज करके पूछ लिया जाए तब भी आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट भी है, उसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, MCQs होंगे। तो किस तरह से तैयार किया जाए और इतना ज़्यादा डेटा कहाँ से लाया जाए जिसमें सारा कोर्स ही कवर हो जाए, तो पूरा सिलेबस कवर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसके अंदर 100 MCQs आपके पूरे कोर्स से सिलेक्ट किए गए हैं। और MCQs इस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं MCQs को। तो सबसे पहले है अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड। सबको पता है जब हमने किसी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं की होती, वो रॉ फॉर्म में होते हैं, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें डेटा कहा जाता है। जैसे ही उस पर प्रोसेसिंग हो जाती है, कुछ कैलकुलेशन, कुछ सॉर्टिंग वगैरह हो जाती है, कुछ आप लोग उस पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, तो वो मैनिपुलेटेड जो फॉर्म होती है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो देखिए दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बता दी हैं कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो डेटा है, इन्फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग गलत है, आंसर नॉन भी नहीं हो सकता, इसका ए आंसर सही है। और द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डेटा को कहा जाता है इन्फॉर्मेशन। तो ये बी इसका आंसर ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो मैंने सही आंसर्स को हाईलाइट कर दिया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट MCQs पे। जी, अब डेटाबेस होती क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि डेटाबेस क्या होती है। आप लोग कुछ डेटा अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप डेटाबेस यूज़ करते हैं। डेटाबेस मतलब कि ऐसी स्टोरेज रिपोजिटरी, ऐसी लोकेशन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएं जिसके अंदर हम अपने डेटा को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। अच्छा, अब ये जो डेटाबेस है इसके अंदर हमेशा लॉजिकली रिलेटेड डेटा स्टोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज की डेटाबेस है तो उसके अंदर कॉलेज के टीचर्स का डेटा, स्टूडेंट्स का डेटा, जो रेलिवेंट फी स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन, ये रेलिवेंट डेटा ही सेव होगा, यानी इसे कहते हैं लॉजिकली रिलेटेड डेटा, जो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेट कर सके। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होता, इंटरडिपेंडेंट होता है डेटा जो भी आप स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज की डेटाबेस में ही बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और ये सब कुछ ऐड करना चाहें जो कि इररेलेवेंट हो, ठीक है, यानी बैंक की इंफॉर्मेशन, बैंक के सारे सिस्टम का डाटा आप कॉलेज के डाटा के साथ मर्ज कर दें तो ये बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगा। तो डेटाबेस क्या है? इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, इसका बी आंसर ठीक है। उसके बाद DBMS, डेटाबेस को बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, डेटाबेस में वैल्यूज़ इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस और बहुत सारे टूल्स की फैसिलिटी देता है हमें DBMS। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डेटाबेस लॉजिकली रिलेटेड डाटा एंड DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सी आंसर ठीक है। तो मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया है जी। तो MCQ नंबर 5 है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़, अब मैं पहले भी आपको कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वो टूल्स होते हैं जिसके साथ आप डेटाबेस में डेटा मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं। ये सब टूल्स इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। कि इसके अंदर इंटर रिलेटेड डाटा होगा, जी हाँ, लॉजिकली इंटर रिलेटेड डाटा होता है डेटाबेस में, ठीक है, तभी हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए तो ठीक है। ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस डाटा। जी हाँ, इसके अंदर क्यूरीज की ऑप्शन है, रिपोर्ट्स की ऑप्शन है, बहुत सारी इस तरह की ऑप्शन है DBMS के अंदर जिसमें हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर इंटरप्राइज, एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज का डाटा होगा इसके अंदर, डेफिनेटली है इसके अंदर। अगर आप स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कुछ इस तरह का कि स्कूल के पूरा डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने, डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी बैंक में हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर किसी इंटरप्राइज़ का डेटा सेव हो सकता है। तो ये तमाम ही ऑप्शंस ठीक हैं, तो हम डी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद यही DBMS के बारे में ही MCQ है
कि a DBMS is ऑप्शन ए अनदर नेम फॉर डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम का दूसरा नाम नहीं कह सकते हम इसे प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस सिस्टम जो है उसके अंदर लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट भी आ जाती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ डेटाबेस, नो, डेटाबेस से इंडिपेंडेंट नहीं होता, डेफिनेटली डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट की जाती है, तो ये दोनों डिपेंडेंट ही हैं। डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो बहुत सारे होते हैं, अब ये किस पे डिपेंडेंट है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर विच मैनेज और डेटाबेस, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर 6th MCQs। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। जी, तो 7th MCQ क्या कहता है, a program whose job is to store retrieve user data in the database is called, सेम वही चीज़ है DBMS के बारे में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लोग देख चुके हैं कि यही सॉफ्टवेयर है जो स्टोर करने में, रिट्रीव करने में हेल्प कर रहा होता है डेटा को। अच्छा, इससे पहले ना DBMS से पहले जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस की बेसिस का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था, तो इससे पहले फाइल सिस्टम यूज़ होता था जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसमें प्रॉपर टेबल्स में डेटा स्टोर नहीं होता था, प्रॉपर सिक्योरिटी, बैकअप सी ऑप्शंस नहीं होती थी, प्राइमरी की कोई ऑप्शन नहीं है, किसने एक्सेस करना है किसने एक्सेस नहीं करना है ऐसी कोई ऑप्शन नहीं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे डेटाबेस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, फीचर्स प्रोवाइड करता है, फाइल सिस्टम ऐसे फीचर्स नहीं प्रोवाइड करता था। तो जो अगला MCQs है वो फाइल सिस्टम के बारे में है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम क्या है, अगर आप फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर करें तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा इज data redundancy and inconsistency, difficulty in accessing data isolation and all of the above। जी, redundancy का मतलब होता है डुप्लीकेशन, उसमें डुप्लीकेशन फाइल सिस्टम्स में होती थी, बहुत सारी होती थी क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी की यूज़ नहीं होती थी। इनकन्सिस्टेंसी डेफिनेटली है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी फाइल्स बनाते थे, एक डिपार्टमेंट में अगर डाटा चेंज होता था तो दूसरे डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चलता था कि डाटा चेंज हो गया। अब तो देखें हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ना डाटा बेसिस की। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन करती हूँ, किसी बैंक से कैश विड्रॉ करवाती हूँ, ठीक है, तो उस बैंक को भी पता चल जाएगा कि कैश विड्रॉ हो गया है, मेरे अकाउंट में भी बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, और बहुत सारी इस तरह की जहाँ जहाँ उस चीज़ का चेंज आना है ना वहाँ वहाँ चेंज आ जाता है। तो पहले जो है ना इनकन्सिस्टेंसी आती थी फाइल सिस्टम्स में कि चेंज जब एक जगह पे आता था तो बाकी जगह पे वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता था, जिसमें ये प्रॉब्लम आती थी। डाटा एक्सेस करने में बहुत मसला आता था, क्यूरीज नहीं होती थी, तो आपको डाटा पूरा सारा फाइल्स छाननी पड़ती थी और उसके बाद आपको आपका रेलिवेंट डाटा मिलता था। डाटा आइसोलेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो चुका हुआ था। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के पास अपनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, एडमिशन डिपार्टमेंट के पास अपनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो जितने डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में होते थे सबके पास अपनी फाइल्स पड़ी हुई थी और आपस में कोई कोलैबोरेशन करने का सही प्रोसेस नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी थी फाइल सिस्टम्स में। तो ये मैंने देखिए आपको बैठे बैठे फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेज बता दिए। अच्छा, अब ये भी मैं आपको एक बात बता दूँ बड़े मज़े की, कि फाइल सिस्टम के जितने डिसएडवांटेजेस हैं ना, अगर उनको पॉजिटिव कर दो ना तो वो सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस बन जाते हैं। जैसे डाटा रिडंडेंसी फाइल सिस्टम में आती थी, डाटा रिडंडेंसी ख़त्म हुई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डाटा इनकन्सिस्टेंसी फाइल सिस्टम में आती थी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं आती बल्कि कंसिस्टेंट रहता है डाटा। तो अगर आप लोगों को इस तरह से ये चेंज होकर भी आ जाए तो परेशान नहीं होना कि जो फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं अगर उनको आप पॉजिटिव कर दो, ठीक कर दो, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। तो अगर MCQ इस तरह से चेंज होकर आ जाए तो आप चेंज अटैम्प्ट कर दीजिएगा, मेरा ख्याल से अब आप कर देंगे अटैम्प्ट। तो इसका आंसर डी है जनाब। जी, तो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। MCQ नंबर 9 क्या कहता है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स डेटाबेस इंटेग्रिटी का होता है कि कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से आप डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखते हैं। डेटा इंटीग्रेशन यानी डिफरेंट जगहों पे डाटा आपका नहीं डिवाइडेड होगा बल्कि एक ही प्लेस पे सारा डाटा पड़ा होगा एक सिंगल रिपोजिटरी में। अवेलेबिलिटी, जब भी आपको चाहिए डाटा उस वक्त एक्सेसिबल होगा। तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके DBMS के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, यानी डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊँ। डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स, ठीक है, डेटाबेस में डाटा सेव होता है टेबल्स की फॉर्म में। हर टेबल्स के होते हैं कॉलम्स और रोज़, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। टेबल में हम एंटिटीज से रिलेटेड डाटा स्टोर करते हैं या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा स्टोर करते हैं।
टेबल के कॉलम्स जो होते हैं उन्हें हम फील्ड्स भी कहते हैं और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, याद रह जाए ताकि आपको। जो टेबल्स के अंदर रोज़ होती हैं उनको हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, टुपल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सारे जो मैंने टर्मिनोलॉजीज़ दी हैं कहीं ना कहीं चेंज होकर टर्मिनोलॉजीज़ आ सकती हैं। A relational database consists of a collection of tables। तो इसके अंदर टेबल्स होते हैं। अगर यहाँ टेबल्स ना लिखा होता तो हम रिकॉर्ड्स लगा सकते थे, बट अभी टेबल्स लिखा हुआ है तो हम टेबल्स ही लगाएंगे, क्योंकि जो एक डेटाबेस है वो टेबल्स से मिलकर बनती है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। तो मैंने सही आंसर्स हाईलाइट कर दिए हैं। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं, 11th MCQ। सो ये आ गया जनाब हमारे पास कीज़ से रिलेटेड। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कीज़ क्या होती हैं। बहुत सी टाइप्स हैं कीज़ की। कीज़ बेसिकली फील्ड्स को ही कहा जाता है, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फील्ड्स क्या है? कॉलम्स, ठीक है। जैसे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की एक एंटिटी है, आपने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है, तो उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस और इस तरह की बहुत सारी आप डेटा को स्टोर कर रहे होंगे, एट्रीब्यूट्स को स्टोर कर रहे होंगे। तो ये जितने भी कॉलम्स बनेंगे इन्हें फील्ड्स कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन कॉलम्स में हम लोग कोई एक ऐसी फील्ड आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन फील्ड्स में कि जिसमें डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रोल नंबर है। अब एक क्लास में एक रोल नंबर का एक ही स्टूडेंट होगा, तो जब हम रोल नंबर से सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड सामने आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि ये की फील्ड या प्राइमरी की फील्ड है, ठीक है। तो प्राइमरी की वो कॉलम जिसके ज़रिए आप हर रिकॉर्ड को यूनिकली सर्च कर सकें। जैसे आप फेसबुक देखें तो फेसबुक पे आप लोग लॉगिन करते हैं अपने ईमेल आईडी के ज़रिए। अब आप एक ईमेल आईडी पे एक ही अकाउंट बना सकते हैं। व्हाट्सएप देख लें, एक नंबर पे एक ही व्हाट्सएप अकाउंट बन सकता है। तो ये सारी प्राइमरी कीज़ हैं जिन पे एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड स्टोर होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल? सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की। जी जनाब, तो कैंडिडेट की जो होती है वो ऐसी की होती है जो कि प्राइमरी की बनने के काबिल होती है और उसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं। यानी जितनी भी ऐसी फील्ड्स होंगी जो कि यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे आपका रोल नंबर हो गया या आपका CNIC हो गया, CNIC जो नंबर होता है, इन दोनों के ज़रिए ही आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसका मतलब ये दोनों कैंडिडेट की हैं। अब इनमें से कौन सी आप प्राइमरी की बनाते हैं ये आपके ऊपर है। तो कैंडिडेट की जो होती है उसमें वो फीचर्स होते हैं कि वो प्राइमरी की बन सकती है। तो इसका आंसर B है। रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म अ। जो रिलेटेड फील्ड्स होती हैं डेटाबेस में, ठीक है, उन्हें ग्रुप किया जाता है ताकि क्या बनाया जा सके? टू फॉर्म अ डेटा रिकॉर्ड, ठीक है। कैसे? कि जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो कैसे बनेगा? स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सेक्शन, एड्रेस, ये सभी फील्ड्स जो हैं जो रिलेटेड हैं एक रो में, इन सब को आप कंबाइन कर लेंगे तो एक रिकॉर्ड बनेगा। तो ये डेटा रिकॉर्ड आएगा, ना कि फाइल, मेन्यू या बैंक। तो इसका आंसर B है। तो ये मैंने हाईलाइट कर लिया। मैं आपको सेकेंडरी की, फॉरेन की और अल्टरनेट की का भी बताती जाऊँ कि सेकेंडरी की वो की होती है जो कि प्राइमरी की बन सकती थी लेकिन हमने उसे नहीं बनाया, ठीक है। कैंडिडेट की जो होती हैं, कैंडिडेट कीज़ वो सारी कीज़ होती हैं जो प्राइमरी की के तौर पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम सभी सिलेक्ट नहीं करते। डेफिनेटली अगर एक टेबल में स्टूडेंट ID, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट ईमेल ID, ये 3 प्राइमरी की बनने के काबिल हैं, यानी 3 कैंडिडेट की हैं, तो इनमें से हम एक ही प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। और जो बाकी रह जाएंगी वो सेकेंडरी कीज़ होंगी। फॉरेन की रिलेशनशिप के लिए यूज़ होती है, रिलेशनशिप्स जब क्रिएट करने होते हैं टेबल्स के दरमियान। अल्टरनेट की का मैं बताती जाऊँ कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को मिलाकर यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, तो उसे अल्टरनेट की कहा जाता है। नेक्स्ट 13 ये है, अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कंसिस्ट ऑफ नेम, एड्रेस एंड ईमेल। नेम भी एक फील्ड, एड्रेस भी एक फील्ड है और ईमेल भी एक फील्ड है। जब इन फील्ड को कंबाइन किए जाते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है, याद रखिएगा। तो इसका B आंसर, ठीक है, रिकॉर्ड। उसके बाद 14th है, ईच आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट फील्ड से मिलकर एक रिकॉर्ड बनता है, तो हर आइटम एक रिकॉर्ड के अंदर फील्ड कहलाएगी। B इज़ द राइट आंसर फॉर 14। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ सेट ऑफ रिलेटेड फाइल्स क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय अ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिएट करता है, मैनेज करता है डेटाबेसिस को, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये सेट ऑफ रिलेटेड फाइल्स जो ये क्रिएट कर रहा है DBMS,
इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं डेटाबेस। याद रखिएगा कि सबसे पहले DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस क्रिएट करता है। डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनते हैं, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बन सकते हैं। पहली चीज़, एक DBMS सॉफ्टवेयर मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकता है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बन सकते हैं, एक टेबल्स के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, और रिकॉर्ड बनते हैं रोज़ एंड कॉलम्स से, ठीक है। यानी रोज़ में आपके पास रिकॉर्ड आएगा और कॉलम्स में उसके डिफरेंट आइटम्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, एट्रीब्यूट्स आएंगे, जिन्हें फील्ड्स भी कहा जाता है। तो ये आप थोड़ी हिरार्की याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी इससे रिलेटेड MCQ आए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएँ। तो 15 का आंसर C है। उसके बाद 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ग्राफिकली। याद रखिएगा कि डेटाबेस बनाने से पहले उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारी डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होंगे, टेबल्स के कौन कौन से कॉलम्स होंगे, क्या रिलेशनशिप बनेंगे, प्राइमरी की कौन सी होगी, ये सब कुछ। 1 to many रिलेशनशिप कहाँ होगा, 1 to 1 कहाँ होगा, ये सारा कुछ जब डेटाबेस क्रिएट होनी हो तो उससे पहले उसको स्केच उसका बना लिया जाता है, उसकी इस तरह से पिक्चराइजेशन कर दी जाती है। तो इसको कहा जाता है, इस डायग्राम को कहा जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD। तो आपने इसका A आंसर ठीक लगाना है, क्योंकि ERD वो डायग्राम है जो कि आपकी डेटाबेस की पूरी रिप्रेजेंटेशन कर देती है ग्राफिकली। तो इसका आंसर सही है A। सो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। चलते हैं 17th नंबर पे। 17th में लिखा हुआ है SQL। SQL क्या है? SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। डेटाबेसेस में याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेटाबेस क्रिएट करनी हो तब आप SQL यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस को मेंटेन करना हो, उसमें डेटा इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, कुछ भी, तो आप SQL को यूज़ कर सकते हैं। ओरेकल, ठीक है, SQL सर्वर, MySQL, बहुत सारे ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जिसमें इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है और जिसमें लोग क्यूरीज ही करते हैं SQL में, फिर जाके डेटाबेस क्रिएट होती है, फिर जाके डेटाबेस से वर्किंग होती है। क्योंकि हम लोग इस कोर्स में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में SQL को एज अ कमांड्स नहीं लिखना पड़ता। इसके अंदर आपको पूरा ग्राफिक्स में टूल्स मिल जाते हैं, कमांड्स मिल जाती हैं, आपको पूरी टाइप नहीं करनी पड़ती SQL में कमांड्स, ये खुद ही उसको जनरेट कर देता है। तो इसलिए आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके SQL के सिंटैक्स वगैरह के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें वो हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो SQL इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। वो मिस है, क्यूरी नहीं लिखा हुआ, तो इट्स ओके। आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज लिखा हुआ है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका B आंसर ठीक है। उसके बाद 18 है, अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस इज कॉल्ड। सेम वही चीज़ मैंने बताया है कि जब डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो उसे कहा जाता है क्यूरी कर रहे हैं हम डेटाबेस से। तो इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरी। तो इसका C आंसर राइट आंसर है। इसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट जी। तो नेक्स्ट है, द टर्म डैश इज़ यूज टू रेफर टू अ रो। याद रखिएगा कि रो के 3 नाम हैं, टपल, रिकॉर्ड, रो। तो इनमें से तीनों में से कुछ भी हो वो समझें कि रो ही है या रिकॉर्ड ही है। तो इसका राइट आंसर B है। उसके बाद है SQL, मैंने अभी बताया स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसका आंसर B है। दोनों मैंने हाईलाइट कर दिए हैं राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट ये है, एंड डैश इज़ अ स्पेशलाइज्ड ग्राफिक दैट इल्यूस्ट्रेट्स द इंटररिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ इन अ डेटाबेस। देखा था हमने ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ERD इज़ द शॉर्ट फॉर्म और उसकी फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये दोनों ही सही हैं। तो C ऑप्शन, बोथ A एंड B। देखिए, अब आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आपको A सही लगा, आपने A क्लिक किया, बाकी ऑप्शन पढ़े ही नहीं, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, फिर आपने बेस्ट चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे C ऑप्शन राइट है, क्योंकि उसमें A और B दोनों सेम ही है, तो वही दोनों इसके आंसर में आते हैं। उसके बाद है 22nd, द एंटिटी रिलेशनशिप इज़ रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डबल डायमंड से, अनडिवाइडेड रेक्टेंगल से, डैश लाइन से या डायमंड से। तो D डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ERD डायग्राम में एंटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से,
ठीक है। जो उनके दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं उनको डायमंड से करते हैं और एरोज़ लगी होती हैं, ठीक है, जिसमें 1 to 1, 1 to many इस तरह के एरोज़ होती हैं। और बबल्स होते हैं, ठीक है, बबल्स हर एंटिटी के साथ उसके बबल्स होते हैं जो कि एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। भूलिएगा मत, गूगल पे लिखें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, बहुत सारी डायग्राम्स आ जाएंगी, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा उससे। तो इसका आंसर डी है, राइट। वीक रिलेशनशिप जो है वो डबल डायमंड से शो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीक मेंशन नहीं है, तो हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग ही समझेंगे और हम डायमंड यहाँ पे लगाएंगे। अगर ये डायमंड की ऑप्शन नहीं होती तो फिर हम डबल डायमंड कंसीडर कर लेते, बट इस वक्त डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर मौजूद है। दोनों हाईलाइट कर दिए मैंने। नेक्स्ट पे चलते हैं। 23rd है, इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट। अभी मैंने बताया एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल्स। डेटाबेस के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, पूरी ERD ही डेटाबेस की बन रही है। टेबल्स जो होते हैं उनको हम एंटिटीज़ ही कहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल्स जो है वो एंटिटीज़ में ही हम लेंगे। और एट्रीब्यूट्स फील्ड्स को कहा जाता है। यहाँ पे फील्ड्स जो होती हैं बबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट होती हैं। तो एंटिटी सेट क्योंकि मौजूद है इसलिए हम टेबल्स को कंसीडर नहीं करें। अगर एंटिटी सेट मौजूद नहीं होता तो हम टेबल्स को कंसीडर कर सकते थे। तो अभी फ़िलहाल इसका ए राइट आंसर है। उसके बाद SQL कैन बी यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर ओनली, क्यूरी डेटाबेस डेटा ओनली, या मॉडिफाई डेटाबेस डेटा। तो SQL जो है वो ये तमाम काम करने के लिए यूज़ हो सकती है। डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं SQL के ज़रिए, ये ऐसी लैंग्वेज है इसके ज़रिए डेटाबेस जो है उससे क्यूरी भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो डी में ऑल आएगा। इसका राइट आंसर जो इसका 24th का है वो डी है। सो इसको हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट है अ रिपोर्ट जनरेटर इज़ यूज। अब मैं आपको बता दूं कि DBMS में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें रिपोर्ट जनरेटर का टूल होता है जो कि आपकी डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट करने के लिए ऐसे फॉर्मेट में आपको शो कर देता है। तो रिपोर्ट जनरेटर प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर, बी सही होगा इसका आंसर। ना ये डाटा एंट्री के लिए यूज़ होता है, ना ये डिलीट के लिए यूज़ होता है, ना ये अपडेट के लिए यूज़ होता है, ये सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता है। तो बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 26 द प्रिंटेड आउटपुट जनरेटेड बाय DBMS इज कॉल्ड अ रिपोर्ट। अभी बताया ऊपर वाले MCQ से आइडिया हो गया कि जो प्रिंटेड आपने आउटपुट जनरेट करनी है वो रिपोर्ट्स के ज़रिए होती है। अगर रिपोर्ट्स ना होते तो कोई और ऑप्शन कंसीडर करते हैं। वैसे यहाँ सारी ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ रिपोर्ट ऑप्शन ठीक है। तो इनको हाईलाइट करते हैं जी। तो इसको हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तो 27th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के लिए आपको यूजर्स भी चाहिए जिन्होंने उसे यूज़ करना है, जिसने डेटा सेव करना है डेटाबेस सिस्टम में, ठीक है। DBMS भी चाहिए जिसके अंदर तमाम टूल्स होंगे। आपको डेटाबेस भी कॉन्सेप्ट भी पूरा पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेस कैसी बनानी है। तो ये सारे ही कंपोनेंट्स हैं DBMS के। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 3 स्कीमाज ऑफ डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस के 3 स्कीमाज होते हैं, ज़रा गौर से सुन लें। एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। एक्सटर्नल जो एंड यूज़र को नज़र आ रहा है, ठीक है, जो एंड यूज़र को जितना डेटाबेस का पोर्शन नज़र आ रहा है उसका एक्सटर्नल स्कीमा है। हो सकता है कि हम चाहें कि एक बंदे को कुछ पोर्शन नज़र आए डेटाबेस का, कुछ हाइड हो जाए उससे, ये सब कुछ होता है, ठीक है। यानी जो यूज़र का व्यू है, जितना यूज़र को नज़र आ रहा है डेटाबेस का डेटा, वो उसका एक्सटर्नल स्कीमा है। इंटरनल ये होता है कि फ़िज़िकल स्टोरेज पे, हार्ड डिस्क पे आपकी डेटाबेस कैसे स्टोर हो रही है, किस फॉर्मेट में सेव हो रही है, वो इंटरनल स्कीमा है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब है कि उसके अंदर टेबल्स कौन कौन से हैं, रिलेशनशिप्स क्या हैं, यानी उसका पूरा स्ट्रक्चर उसका कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा है। तो इनमें से ये 3 स्कीमाज होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल। इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट अ स्कीमा। तो ए इज़ द राइट आंसर। कि यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्कीमा नहीं है, ए राइट आंसर है। ये मैंने राइट आंसर हाईलाइट कर दी है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है, उसके कंपोनेंट्स हैं। डेटा क्या होगा, ये भी डेटा भी उसके अंदर स्टोर होगा डेफिनेटली। प्रोसीजर्स भी होंगे कुछ डेटा को एक्सेस वगैरह करने के। डेटा एक्सेस लैंग्वेज भी होगी, क्यूरी लैंग्वेज वगैरह भी यूज़ होगी। ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसका डी आंसर है, क्योंकि इनमें से कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं जो इसमें यूज़ नहीं होता। उसके बाद 30th है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो याद रखिएगा, उसे स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। लॉजिकल का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर डेटाबेस पूरी बिल्ड हो रही है उसे स्कीमा कहा जाता है। एट्रीब्यूट, पैरामीटर, इंस्टेंस गलत आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। इनको मैंने हाईलाइट कर लिया है। नेक्स्ट
जी, तो नेक्स्ट है अ लेवल दैट डिस्क्राइब डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप अमंग द डेटा। जो डेटा स्टोर होगा उसके दरमियान रिलेशनशिप वगैरह क्या होंगे, ये लॉजिकल लेवल पे डिसाइड होता है, फिजिकल या यूज़र व्यू पे नहीं डिसाइड होता। तो इसका आंसर बी है, लॉजिकल। 32nd है यूज़र व्यूज़ आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ विच स्कीमा। यूज़र व्यू किस में इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो होता है एक्सटर्नल में, जिसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस यूज़र को इतना ही डाटा नज़र आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं नज़र आना चाहिए। तो दैट इज़ इन एक्सटर्नल स्कीमा, या एक्सटर्नल आप उसे कह सकते हैं लेवल पे आ सकते हैं। तो ये सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, so next is which of the following is not involved in DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है, एंड यूज़र इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने यूज़ करनी है, डेटा स्टोर होना है, इन्वॉल्व है, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डेफिनेटली उसमें क्यूरीज भी आ जाती हैं, उसके अंदर फ्रंट एंड से बैक एंड रिक्वेस्ट भी आ जाती है, तो ये भी इन्वॉल्व होती है। HTML जो कि वेब साइट्स डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये इसके अंदर डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि इसका पार्ट हो सकता है कि कुछ HTML के बैक पे आप डेटाबेसेस अटैच करें, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर DBMS का पार्ट हो HTML। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है फर्स्ट स्टेप इन डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेसेस। अब सबसे पहले डेटाबेस डेवलप करना होगा ना आपको, तो आपको अपनी इंटरप्राइज़ का डेटा देखना पड़ेगा कि आपकी जो इंटरप्राइज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डेटा किस तरह का स्टोर होता है। तो इंटरप्राइज डेटा मॉडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है ए। उसके बाद जाके आप लॉजिकल या फिजिकल डिज़ाइन बनाएंगे और डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने इंटरप्राइज डेटा को आपने एनालाइज करना है कि इंटरप्राइज में डेटा क्या स्टोर होना है, उसके बाद उसका लॉजिकल स्केच बनाना है, ERDs वगैरह, उसके बाद उसको फिजिकल डेटाबेस प्रॉपर डिज़ाइन कर देनी है और उसके बाद डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर देना है। यानी ये स्टेप्स इस तरह से फॉलो किए जाएंगे। तो इसका आंसर ए है। हाईलाइट कर दिए सही आंसर्स को। नेक्स्ट, ओके, सिलेक्ट द डेटाबेस प्रोफेशनल दैट इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट डेटाबेस परफॉर्मेंस। जो कि ज़्यादा कंसर्न होता है, जिसको डेटाबेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ना वो वेब डिज़ाइनर है, ना वो डेटाबेस डिज़ाइनर है, ना वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, DBA, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी जाती है। तो ये ए है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज रेफर टू द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। करेक्टनेस और कंप्लीटनेस डेटा की इनमें से क्या है, उसे कहते हैं डेटा इंटेग्रिटी। ठीक है, डेटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि कितने % डेटा करेक्ट है और कंप्लीट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा इंटेग्रिटी इज़ द राइट आंसर, डी। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब तो ये होता है डेटा इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। डाटा कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सेट हुए हैं। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है उसको कोई अनऑथराइज तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है उसमें कंसिस्टेंट और करेक्ट डेटा है। तो डी इज़ द राइट आंसर। हाईलाइट कर दिया मैंने राइट आंसर को। नेक्स्ट, अब रिलेशनशिप्स की बात आ रही है। जो डेटाबेस में टेबल्स बनते हैं, इनके दरमियान 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, 1 to 1, 1 to many और many to many। ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं ना, वो 1 to 1 और 1 to many यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़। अब देखें, अगर इसको सोचें तो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, यानी वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज़, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप बनता है। तो इसका आंसर बी है, राइट। और 38 में क्या है, इन 1 to many रिलेशनशिप द टेबल ऑन मैनी साइड इज कार्ड। अब देखें 1 to many का है ना, जो मैनी वाली साइड पे टेबल होगा वो चाइल्ड कहलाएगा, और जो 1 वाली साइड पे होगा वो पेरेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ डिपार्टमेंट पेरेंट है और एम्प्लॉय जो है वो चाइल्ड कहलाएगा। तो ये जो इन 1 to many रिलेशनशिप द टेबल ऑन मैनी साइड इज कॉल्ड चाइल्ड, बी इसका राइट आंसर होगा। सिस्टर मास्टर ये सारी ऑप्शन गलत हैं। हाईलाइट कर दिए मैंने राइट आंसर। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट में 39th जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स अस टू व्यू डेटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरियन। एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पे आपने किसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है टेबल्स वगैरह में से, तो उससे क्यूरी के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर, क्यूरी इसका राइट आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल ये होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक डेटा मॉडल बना लेते हैं कि हमारे पास ये डेटा होगा, हम इसको इस तरीके से हैंडल करेंगे। और जब डेवलपर्स या जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो जब काम कर रहे होते हैं डेटाबेस के ऊपर, तो वो डेटा मॉडल को ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये 3 तरह का होता है डेटा मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, ठीक है, रिलेशनल मॉडल होता है और ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल होता है। ये तीनों ही इसकी टाइप्स हैं। तो ये तीनों ही इसके आंसर जो है वो में कंसीडर होते हैं। तो ये डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर।
हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल क्रेडिट, ये सारी फील्ड्स हैं स्टूडेंट के टेबल की। इन दिस क्यूरी विच एट्रीब्यूट फॉर्म द प्राइमरी की, अब इनमें से प्राइमरी की कौन सी हो सकती है? डेफिनेटली आईडी, डी इज़ द प्राइमरी की, क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए प्राइमरी की में, तो आईडी में यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। 42 है, की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज़ कॉल्ड, जब आपने रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने हो तो फॉरेन की के ज़रिए करते हैं, याद रखिएगा। फॉरेन की इज़ अबाउट टू क्रिएट द रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स, तो इसका बी आंसर राइट आंसर है। हाईलाइट कर लिए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? वो रूटीन भी मेंटेन कर रहा होता है, रूटीन वाइज मेंटेनेंस कर रहा होता है, स्कीमास भी डिफ़ाइन कर रहा होता है, ऑथराइजेशन का भी ख्याल रखना होता है, डेटाबेस की अंदर क्या क्या डाटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, सब चीज़ों का ख्याल रख रहा होता है वो, बैकअप, सिक्योरिटी, सब चीज़ें। लेकिन नेटवर्क मेंटेनेंस उसका काम नहीं है। अगर नेटवर्क में कोई इशू आता है तो नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये DBA का फंक्शन नहीं है। 44th पे है, द डिफरेंट क्लासेज ऑफ रिलेशंस क्रिएटेड बाय द टेक्निक फॉर प्रिवेंटिंग मॉडिफिकेशन अनॉमलीज। अनॉमलीज होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी इंसर्शन में आती हैं प्रॉब्लम्स, कभी मॉडिफिकेशन में, कि जब इंसर्ट करेंगे तो डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, मॉडिफाई करेंगे तो डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, तो इस तरह की इश्यूज़ को प्रिवेंट करना नॉर्मल फॉर्म्स में प्रिवेंट किया जाता है। हम अपनी डाटाबेस को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके अंदर से बहुत सारी अनॉमलीज़ को रिमूव करते हैं, तो ये है नॉर्मल फॉर्म्स, इसका राइट आंसर। हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट पे चलने से पहले एक दफ़ा फिर आप सबको बताती चलूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस MCQs बेस्ड आपके लिए बनाऊँ और जितने भी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करना चाहूँ ईज़िली उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर ये वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक करें, तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ और डिफरेंट स्टूडेंट्स का शेयर करें, ताकि सबकी अच्छी तैयारी हो सके। In the dash normal form, a composite attribute is converted to individual attribute। तो ये जो हमारे पास डुप्लीकेशन एट्रीब्यूट्स में आ रही होती है, ये रिपीट हो रहे होते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इस चीज़ को एलिमिनेट किया जाता है, रिपीटिंग ग्रुप्स को, तो ये फर्स्ट यानी ए इसका राइट आंसर है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो हम डिपेंडेंसीज रिमूव करते हैं ना, तो टेबल्स इन, जो नेक्स्ट MCQs है, टेबल्स इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसीज, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय DT1, ये एक टेबल है, इसके अंदर एम्प्लॉय कोड, नेम, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारे कॉलम्स हैं। अगर हम इसे गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि एम्प्लॉय कोड तो चलो प्राइमरी की होगी, उसके ज़रिए हम लोग नेम और बाकी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये जो पिन कोड है ये भी प्राइमरी की बन सकता है और इसके ज़रिए हम सिटी और स्टेट को सर्च कर सकते हैं। यानी नॉन की एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसे हैं जो कि एक नॉन की एट्रीब्यूट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, और अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म तभी अचीव कर सकते हैं जब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अपने टेबल्स को लाएं, तो इसका बी आंसर जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज़ रिमूव, तो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है, डी में, ठीक, ये मैंने हाईलाइट कर लिया है। नेक्स्ट ये है विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इज़ बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो इसके ऊपर बेस कर रही होती है। मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट में रिपीटिंग ग्रुप्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं, सेकंड में पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, फोर्थ में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, और फिफ्थ में आप ज्वाइंट डिपेंडेंसीज जो है उनको रिमूव करते हैं। तो मैंने आपको बता दी पाँचों, आपने बस आपने फिंगर टिप्स पर याद रखने, इनमें से एक MCQ आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखें, इसका जो 49th का आंसर है ये हम लोग फोर्थ यानी डी लगाएंगे, और इसका आंसर 50 जो MCQ है इसका आंसर हम सी लगाएंगे, जॉइंट डिपेंडेंसी। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, 50 MCQs इस वीडियो में रखते हैं पार्ट 1 में, उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें अगले 50 MCQs जो हैं वो मैं करवा दूँगी, इस तरह से ये 100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और तैयारी हो रही है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।